बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही दिलचस्प खबर से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए पिछली वीडियो में और उन्होंने कहा है कि मलिक साहब से कुछ सवालात भी करें, तो वो सवालात भी आपसे इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड पे पूछेंगे और अहबाब जो इस प्रोग्राम से मुतल्लिक अपने सवालात करना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज की खबर बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 18वीं बरसी थी और इस मौके पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकातें भी हुई और पूरे मुल्क से जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो उसमें शरीक हुए। लेकिन आज जो उसमें अहम बात हुई वो ये थी कि एयाज सादिक ने, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। सर, पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब भी कोई सियासतदान ये बात करता है कि लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं 10 साल की, 15 साल की, तो हमने देखा है कि हुकूमत का जो तख्ता जो है वो धर्म तख्ता हो जाता है, हुकूमत का तख्ता पलट जाता है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, रिसेंटली इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। सर, आप क्या देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है कोई लंबी इनिंग्स खेलती वाक़ई आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन हमारे पास मौजूद है कि अगले साल हो सकता है हुकूमत के लिए मुश्किल हो, टफ़ हो और हुकूमत गिर भी सकती है। आप क्या देख रहे हैं मामला? दानिश भाई, मुझे 100% ऐसा ही लगता है कि ये हुकूमत के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका हुआ है। और आप देख सकते हैं रिसेंटली जो हुकूमत के अंदर एक टफ टाइम का जो नज़र आया आपको एक शॉर्ट क्लिप में यूँ कहें या ट्रेलर कहें, ये जो केपी की हुकूमत मतलब जो वज़ीर आला है ये आए हैं और इतना बड़ा टफ टाइम दिया है, तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत को अभी इसके बारे में सोचना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बात बता रहा हूँ। ऐसे वादे ऐसे वादे जो किसी बरसी के ऊपर किए थे आप, जैसे ये इनकी बरसी थी ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, मेरी ज़िक्र वो जी, बेनज़ीर। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये वादे जो होते हैं, ये अच्छे तरह से नहीं काम होता है। ये वीक वादे होते हैं। वीक वादे से मुराद ये है कि इनका जो फुलफिलमेंट या सक्सेस रेशियो होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों की बुनियाद ऐसे इवेंट पे नहीं रखनी चाहिए, या जो भी आपने कहा है, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों की बुनियाद जो है इस मौके पे नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो सर, मैंने आपको पहले ही इनका टाइम लिमिट दिया हुआ है कि मुझे जून-जुलाई से ज़्यादा ये चलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और तो ये बात आपको मेरे ख़्याल से मैंने आपको पिछले मतलब इस ये जो गुज़रा है अगस्त, सितंबर, तब से बोलता हुआ आ रहा हूँ और मैं अभी भी उसी बात पे ही कायम। ओके। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत में जो खान साहब ने जेल में बैठ के जो कारवाई नुमाया अंजाम दे दी हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और टफ टाइम दे रहे हैं, वो कोई भी मुफ़ाहमत करने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत पाँव पड़ रही है कि आप हमसे मुफ़ाहमत कर लें। आज 2 बड़े रहनुमाओं के बयानात आए खान साहब से मुफ़ाहमत के हवाले से। एक तो राना सराना ने कहा कि हुकूमत चाहती है पूरी अपोज़िशन मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन पीटीआई ने खुद को मुज़ाकरात से अलहदा कर लिया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी बुहरान से निकलने के लिए मुफ़ाहमत की ज़रूरत है, लेकिन पीटीआई तैयार नहीं है। यानी कि सर, वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। खान साहब से वो समझ लें कि वो कह रहे हैं कि ये लें मुज़ाकरात की जो आपकी शराइत है हमें बता दें, हम तैयार हैं। लेकिन वो जानते हैं खान साहब की शर्त यही है कि जो इलेक्शन है, जो रिग्ड इलेक्शन है वो हमें वापस दे दें, हम तैयार हैं। लेकिन वो इलेक्शन पे बात ही नहीं करना चाह रही है हुकूमत और मुज़ाकरात भी करना चाह रही है। ये मुज़ाकरात और इलेक्शन की धांधली साथ-साथ चलती आपको दिखाई दे रही? सर, मुज़ाकरात मैं बहुत से शोज़ में बता चुका हूँ, ये मुज़ाकरात तब होते हैं जब प्लैनेटरी जो पोज़ीशन होती हैं, वो ज़रा थोड़ी ठंडी हुई भी होती है। जैसे ही ये पॉलिटिक्स में गरमा-गर्मी आएगी, मुज़ाकरात की आवाज़ें आपको आना बंद हो जाएँगे। ये एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट बनते हैं ऑलरेडी, महसूस हो जाता है कि आप अगर अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी को रीड करते हैं, तो आपको महसूस हो जाएगा कि सन की जो ट्रांज़िट हैं, जब वो कामनेस से होती हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये लोग मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलना शुरू कर देंगे आपस में।
हल कुछ भी नहीं निकलेगा। सिर्फ टाइम को गेन करने का ये एक तरीका है, या यूँ कह सकते हैं टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं, और इसको ये जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे। लेकिन ये 15 जनवरी से ज़्यादा आगे नहीं चलेगा। अभी भी वो जैसे बोल रहे हैं आपको कि पीटीआई तैयार नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई तैयार होगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जो माइंडसेट है वो चेंज कर लिया हुआ है, और पीटीआई बाउंस बैक कर चुकी है। ये मुज़ाकरात की डील अगर 28 नवंबर से पहले आती तो फिर भी मैं आपको कह सकता था कि हाँ, पीटीआई शायद मुज़ाकरात पे मतलब अपने आप को एडजस्ट करे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो सकता सर। ओके। अच्छा सर, पीटीआई ना सिर्फ़ ग्राउंड लेवल पे हुकूमत को टफ टाइम दे रही है और पार्लियामेंट में दे रही है, बल्कि सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हुकूमत को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और हुकूमत ने बाकायदा बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बरतानिया में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालाँकि वहाँ पे तो इज़हार राय की आज़ादी है, वहाँ पे कुछ भी आप बात कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना इन लोगों को गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें, जबकि बरतानिया की हुकूमत कह रही है कि पहले आप सबूत तो सामने रखें, फिर हम बात करेंगे। सर, क्या सोशल मीडिया मुहिम जो पीटीआई की चल रही है, उसके चलते क्या दिखाई दे रहा है? क्या पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से कोई इक़दामात हुकूमत उठाने वाली है? क्या चीज़ देख रहे हैं? सर पाबंदी लग सकती है, मैं आपको साफ बताऊँ। इनके ऊपर अभी बड़े-बड़े क्लेम आ सकते हैं, बड़े-बड़े एलिगेशंस आ सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पीटीआई नीड टू टेक इट। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि पीटीआई के ऊपर प्रेशर आएगा, टफ टाइम आएगा, पीटीआई फिर झुक से जाएगी और वो किसी तरह से दीवार से लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि इनफैक्ट 2026 में पीटीआई के जो मेजर कारकुन जो अंदर हैं, वो भी बाहर आ जाएँगे। ओके। अच्छा सर, हमारी जो सियासी जो सेगमेंट है उसका मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। सर, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी समेत कुछ ऐसे रहनुमा हैं पीटीआई के, जिन्होंने मुश्किल वक़्त में किनारा कशी इख्तियार कर ली और अब वो वापस आ रहे हैं और खान साहब को रज़ामंद करना चाह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। मैं सिर्फ़ ये जानना चाह रहा हूँ कि खान साहब क्या मुज़ाकरात के लिए रेडी हो जाएँगे या फिर मुज़ामत की जो सियासत कर रहे हैं उस पे कायम रहेंगे? सर खान साहब कहाँ से करेंगे? आप ये तो समझें कि उनका नेचर ही नहीं है। माशाल्लाह 70 प्लस एज हो गई है, और इस वक़्त आप उसको बोलोगे मूल डाउन हो जाओ, उसने तो ज़िंदगी गुज़ार दी इस तरह पर। अगर ये होना होता, तो ये बहुत पहले हो जाता, 2 साल ना लगता। लेकिन मेरी एडवाइस अगर आप मुझे एस्ट्रोलॉजिकली बोलें, तो मुझे लगता है खान साहब को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। ओके। ओके सर। अच्छा सर, दुनिया की जो सिचुएशन है, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में जंगों की जो सिचुएशन है, वो वर्स्ट होती जा रही है। अब नेतन्याहू ने ईरान पे मज़ीद हमले करने का ऐलान कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे मना किया था नेतन्याहू को और इसराइल की गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है। क्या ईरान और इसराइल के दरमियान मामलात आपको आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसे खराबी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह पहले इसी साल खराब हुए थे और मामला जंग की हद तक पहुँच गया था। इवन कि ईरान ने अपनी तरीक़े का बड़ा हमला किया था इसराइल। अ, दानिश भाई, अगर मैं ये बोलूँ कि ये जंगें पॉज़ हैं, तो इसमें 2 राय नहीं है। ये जंगें पॉज़ हैं। ये किसी वक़्त भी प्ले का बटन दब जाएगा और ये पड़ जाएँगी। अलबत्ता जैसे मैंने बताया, 2026 का जो साल है ना, वो जंगों का नहीं है, कुदरती आफ़ात का साल है। ये बात आप ज़हन में रखें। तो जंगें चलेंगी, लेकिन उनका जो लेवल है वो थोड़ा कम होगा, या खुदा ना ख़ास्ता कुदरती आफ़ात इतनी आएँगी दुनिया में कि जो ये बड़े-बड़े लीडर्स हैं, इनका रुझान जंगों के बजाय उस आफ़ात में से निकलने पे लग जाएगा। तो इस वक़्त जो 2026 का टाइम आएगा, उसमें मुझे नहीं दिखता कि जंगें जितनी 2025 में हुई हों, उतनी होंगी। हाँ, अलबत्ता जंगें होंगी, कम होंगी, कम इंटेंसिटी की होंगी, कुछ ज़्यादा मेजर नज़र नहीं आती। मेजर जो मुझे नज़र आता है, वो कुदरती आफ़ात नज़र आती हैं, और पानी से ये बात याद रखिएगा, बहुत से हिस्से दुनिया के गायब होने वाले हैं। ओके। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वो है बाबा वंगा की पिटीशन के हवाले से। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही पिटीशन की हुई है। उन्होंने कहा है कि जो बरतानिया का इलाका है ख़ास तौर पे और यूरोप के जो ख़ास तौर पे ममालिक हैं, वो इससे ख़ास तौर पे मुतासिर होंगे जो कुदरती आफ़ात हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई यूरोप का इलाका ही सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा या दुनिया के और इलाके भी ऐसे हैं जो कुदरती आफ़ात से जिन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? मुझे ऐसा लगता है सर, साउथ एशिया का इलाका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा।
जी, मुझे यूरोप और ब्रिटानिया तो चले होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एशिया, साउथ एशिया ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। इन पे ज़्यादा खतरा है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन का ही ये हिस्सा मैं कर लेता हूँ फॉलो अप क्वेश्चन कि पाकिस्तान इस साल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ सैलाब से और जितना नुकसान हुआ उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है कि पाकिस्तान में इस तरह का भारी नुकसान हुआ। क्या पाकिस्तान के हवाले से भी आप बात कर रहे हैं कुदरती आफात के चैलेंजेस पाकिस्तान को रहेंगे इस 2024 में? डेफ़िनेटली दानिश भाई, मुझे लगता है आप भूल गए हैं, जब ये हालात चल रहे थे मैंने आपको कहा था कि सर ये ट्रेलर है। अल्लाह करे हुकूमत जो है इसके ऊपर एक्शन ले और वाक़ई पाकिस्तान के लिए जो सीवरेज का निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करे। वरना मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, जो इंटेंसिटी के हालात होंगे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, वो इनको जो है पछताने पे मजबूर कर देगा। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया। आप अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और आपका फ़ीडबैक जो है उसको हम कंसीडर करते हैं और उस फ़ीडबैक के मुताबिक अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक अच्छे और दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।